250 एकड़ का कैंपस, 10,000 से ज्यादा छात्र और एक सरकारी आदेश। 38 इमारतें जमीन पर गिरा दी जाएं। बुलडोजर चलने ही वाला था कि आखिरी घंटों में एक अदालती राहत ने उसे रोक दिया। मगर ये कहानी सिर्फ एक नक्शे की मंजूरी की नहीं, ये रामपुर की जमीन के एक पुराने 3 साल पुराने विवाद से जुड़ी है, जिसके बारे में ज्यादातर हेडलाइंस में आपको नहीं बताया। पूरी बेबाक दस्तावेज पर आधारित पड़ताल इस वीडियो में। मैं हूं जुहैर तुराबी। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं, ना किसी एक पक्ष की वकालत करते हुए, ना किसी नैरेटिव के साथ बहते हुए। हम देखेंगे प्रशासन का दावा, यूनिवर्सिटी का जवाब, अदालत की भूमिका और वो पुरानी कहानी जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। एक कैंपस जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, रामपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर। यही स्थित है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 2006 में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने की। 2012 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, यूजीसी से मान्यता मिली और 2013 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी NCMEI ने इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया। ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, कानून, मेडिकल, फार्मेसी, मानविकी कई विषयों में शिक्षा देती है और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इसमें तकरीबन 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। मगर इस यूनिवर्सिटी का नाम आते ही एक और नाम सामने आता है, आजम खान। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक, कई बार विधायक, सांसद और यूपी सरकार में मंत्री रहे। ये यूनिवर्सिटी उनके सालों पुराने शैक्षणिक सपने का हिस्सा मानी जाती है और वो इसके आजीवन चांसलर भी हैं। किसी व्यक्ति पर चल रहे मुकदमे और किसी यूनिवर्सिटी की वैधानिक स्थिति, ये दो अलग अलग कानूनी सवाल हैं। दोनों को एक जैसा मान लेना कानूनी दृष्टि से सही नहीं होगा। वो कड़ी जो ज्यादातर हेडलाइंस में छूट गई। 2023 की कहानी। अब यहां रुकिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो इस पूरे विवाद को सही संदर्भ में रखता है। आउटलुक इंडिया की डिटेल एक्सप्लेनर रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर कानूनी लड़ाई 2026 में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें 2023 में हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया था। तो ये किसी खाली जमीन के मामले में पहला कदम नहीं था, ये पहले से जारी बरसों पुराने कानूनी टकराव की अगली कड़ी थी। यह तथ्य किसी भी पक्ष को सही या गलत साबित नहीं करता, मगर ये समझना जरूरी है कि ये विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ। अब कहानी के अगले हिस्से पर। जब भी किसी बड़े विवाद की पड़ताल होती है तो पहला सवाल ये होना चाहिए, प्रशासन आखिर कह क्या रहा है। 15 जुलाई 2026 को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RDA ने एक विस्तृत आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक यूनिवर्सिटी परिसर की 40 इमारतों में से सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज और एक अकादमिक ब्लॉक के पास स्वीकृत भवन मानचित्र मौजूद था। बाकी 38 इमारतें बिना जरूरी मंजूरी के बनी थीं। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की गई। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जिस गांव सिंगनखेड़ा में कैंपस मौजूद है वो सितंबर 2024 में ही RDA के अधिकार क्षेत्र में आया। मगर RDA का जवाब था, अगर 2 इमारतों का नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कराया जा सका तो बाकी 38 के लिए वही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। यानी प्रशासन का तर्क है कि संस्थान को अनुमति लेने की प्रक्रिया मालूम थी। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण सामान्यता अनुमत नहीं होता और उल्लंघन मिलने पर प्राधिकरण नोटिस और अंततः ध्वस्तीकरण का आदेश दे सकता है। यही वो कानूनी आधार है जिस पर RDA अपनी कार्रवाई को वैध बता रहा है। यूनिवर्सिटी का पक्ष, मामला सिर्फ नक्शे का नहीं,
अब सुनते हैं यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। क्योंकि पत्रकारिता का मकसद सच तक पहुंचना है, तो दोनों पक्षों को बराबर जगह मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का पहला तर्क, जिस क्षेत्र में कैंपस है वो सालों तक जिला पंचायत अधिकार क्षेत्र में था। आरडीए का क्षेत्राधिकार बाद में लागू हुआ। सवाल यह है कि बाद में लागू हुई व्यवस्था को पहले से बनी इमारतों पर किस हद तक लागू किया जा सकता है। दूसरा तर्क, अगर कोई तकनीकी या प्रक्रियागत कमी रह गई है तो उसका समाधान रेगुलराइजेशन यानी नियमितीकरण भी हो सकता है। जरूरी शुल्क, निरीक्षण और सुरक्षा मानकों के बाद निर्माण को नियमित करना। दिलचस्प बात यह भी है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ठीक यही सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर बीजेपी सरकार दूसरे निर्माणों को प्रशासनिक आदेशों के जरिए नियमित कर सकती है तो जवाहर यूनिवर्सिटी के लिए और तीसरा सबसे मानवीय पक्ष, छात्र। छात्रों का कहना था, अगर इमारतें गिरती हैं तो सबसे पहले हमारी पढ़ाई रुकेगी। हमने नक्शे पास नहीं कराए, हम सिर्फ यहां पढ़ने आए हैं। इसी चिंता में जुलाई 2026 में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त हैदर अब्बास ने ग्लोबल टुडे में प्रकाशित अपने ओपिनियन लेख जवाहर यूनिवर्सिटी नीड्स टू बी सेव्ड में कुछ अहम सवाल उठाए। क्या इतने बड़े संस्थान के खिलाफ आदेश जल्दबाजी में पारित हुआ? क्या पर्याप्त अवसर दिया गया? यह स्पष्ट कर देना जरूरी है। ये एक ओपिनियन लेख है, न कि अदालत का फैसला या किसी सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट। इसे एक वैचारिक दृष्टिकोण के तौर पर देखा जाना चाहिए, अंतिम सच्चाई के तौर पर नहीं। अगर आपको ऐसी गहरी दस्तावेजों और कानून पर आधारित पड़ताल पसंद आती है, जहां सिर्फ वायरल दावे नहीं बल्कि दोनों पक्षों की पूरी तस्वीर दिखाई जाती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम खबर नहीं, खबर के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। सियासत मैदान में उतरी। अब बात उस हिस्से की जो इस मामले को सिर्फ कानूनी नहीं सियासी भी बनाता है। पीटीआई और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो विकास के बजाय ध्वस्तीकरण की नीति अपना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने भी सरकार पर चुनिंदा तरीके से बुलडोजर एक्शन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सवाल उठाया कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती। 26 जुलाई को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा। उन्होंने इसे नफरत और बदले की भावना बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि उन्हें जंतर मंतर से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि देश के नौजवान बंटवारे की सियासत को कैसे नकार रहे हैं। ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की उस पोस्ट के जवाब में आई जिसमें उन्होंने बताया था कि सपा के सांसद विधायक यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए धरने में शामिल हो रहे हैं। मुंबई की रजा अकादमी के अध्यक्ष भी विरोध जताने खुद कैंपस पहुंचे। अब निष्पक्षता की खातिर सरकार का पक्ष भी सुनिए। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आलोचकों को जवाब देते हुए सरकार की कार्रवाई का बचाव किया। उनका कहना था कि ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर आधारित है, किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने। ये देखना जरूरी है कि विपक्षी नेताओं के आरोप और सरकार का बचाव दोनों राजनीतिक बयान है। इससे आरडीए के आदेश की कानूनी वैधता तय नहीं होती। वो फैसला सिर्फ अदालत करेगी। मगर ये राजनीतिक बहस दिखाती है कि ये मामला अब सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रह गया। बुलडोजर क्यों रुका? 15 जुलाई ध्वस्तीकरण का आदेश, 17 जुलाई से छात्रों का आंदोलन, राजनीतिक बयानबाजी और सिर्फ 27 जुलाई 2026 को पूरा घटनाक्रम बदल गया। मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने 28 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी। मगर यही सबसे बड़ी पत्रकारिता वाली गलती अक्सर होती है, ये कहना कि कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को क्लीन चिट दे दी। ऐसा नहीं हुआ। ये फाइनल जजमेंट नहीं है, सिर्फ अंतरिम राहत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जब तक अपील की अंतिम सुनवाई नहीं होती तब तक ध्वस्तीकरण नहीं होगा। ये स्टेटस को बनाए रखने का आदेश है, ना कि आरडीए को गलत या यूनिवर्सिटी को सही ठहराने वाला फैसला।
मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने खुद पीटीआई को बताया कि यूनिवर्सिटी के वकील की तरफ से आवेदन स्वीकार करने के बाद यह अंतरिम रोक दी गई और अगली सुनवाई तक हर तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई रोक दी गई। यहां नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत काम करता है, पहले पूरी सुनवाई फिर अंतिम कार्रवाई। दिलचस्प समानांतर घटनाक्रम भी हुआ। वन इंडिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अलग याचिका जो मोहम्मद यूसुफ नाम के एक कारोबारी की तरफ से दाखिल की गई थी, खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार या अधिकृत व्यक्ति ही उनकी तरफ से मुकदमा लड़ सकता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। ये दिखाता है कि अदालतें प्रक्रियागत बारीकियों पर भी उतनी ही सख्ती बरत रही हैं। छात्रों में राहत की लहर दौड़ी। धरना फिलहाल स्थगित हुआ, मगर उन्होंने खुद कहा अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि आरडी का आदेश अब भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। अगर अंतिम फैसला आरडी के पक्ष में गया तो कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। आर्टिकल 30 संविधान का वो अनुच्छेद। अब आते हैं आर्टिकल 30 पर, भारत के संविधान का वो हिस्सा जिसका इस विवाद में बार बार जिक्र हो रहा है। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार देता है, मगर यहाँ एक बड़ी गलतफहमी अक्सर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान सामान भवन नियमों, अग्नि सुरक्षा, पर्यावरण या शहरी नियोजन कानूनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है। टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 में अदालत ने कहा कि राज्य शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक मानकों के लिए उचित नियमन कर सकता है, मगर संस्थान के मूल प्रशासनिक अधिकारों में अनावश्यक दखल देना नहीं चाहिए। बाद में कई फैसलों में भी यही संतुलन बना रहा, स्वायत्तता भी, नियमन भी। यही से असली बहस शुरू होती है। एक तरफ प्रशासन कहता है कानून का राज, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी कहती है शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार, और अदालत को तय करना है कि इन दोनों के बीच संतुलन कहां बैठता है। अल्पसंख्यक दर्जा भवन निर्माण के समान कानून से स्वतः छूट नहीं देता। ये एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है, मगर यह भी उतना ही सच है कि प्रक्रिया, अनुपातिक और उचित अवसर मिलना, ये सब भी कानून के दायरे में आते हैं और यही अदालत में तय होगा। असली सवाल, ग्राउंड ट्रुथ, अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्या आरडीए को कार्रवाई का अधिकार है? हाँ, अगर किसी प्राधिकरण के क्षेत्र में लागू कानूनों का उल्लंघन मिलता है तो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्या आर्टिकल 30 हर कानून से छूट देता है? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिल्डिंग बायलॉज, फायर सेफ्टी, पर्यावरण, टाउन प्लानिंग, ये सब अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होते हैं। क्या इसका मतलब 38 इमारतें हर हाल में गिरेंगी? ये भी नहीं तय। अदालत को देखना होगा क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, क्या पर्याप्त अवसर मिला, क्या कार्रवाई अनुपातिक थी या रेगुलराइजेशन जैसा कम कठोर विकल्प था। क्या रेगुलराइजेशन वाकई संभव है? उत्तर प्रदेश में कुछ हालात में कंपाउंडिंग और रेगुलराइजेशन की व्यवस्था मौजूद है, मगर ये कोई स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं। ये लैंड यूज, निर्माण का समय, टूटे हुए नियम और सुरक्षा मानकों पर निर्भर करेगा। और आखिरी सबसे मानवीय सवाल, क्या यह मामला सिर्फ कानून का है? शायद नहीं, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी 10,000 से ज्यादा छात्रों, सैकड़ों कर्मचारियों और पूरे इलाके की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। तो समग्र ग्राउंड ट्रूथ 7 बातें। पहली, 38 इमारतों पर कार्रवाई के आदेश वाकई जारी हुआ। दूसरी, यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत वाकई मिली है। तीसरा, मामला अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ। चौथा, इस विवाद की जड़ें 2023 की जमीन पट्टा रद्दीकरण तक जाती है, ये 2026 में अचानक पैदा नहीं हुआ। पांचवी, आर्टिकल 30 अहम है, मगर भवन निर्माण कानूनों से पूर्ण छूट नहीं देता। छठी, रेगुलराइजेशन एक संभावित रास्ता हो सकता है, मगर पात्रता,
अदालत तय करेगी। सातवीं, हजारों छात्रों का भविष्य इस पूरी कहानी का सबसे मानवीय पक्ष है और अभी किसी भी पक्ष की पूर्ण जीत की घोषणा जल्दबाजी होगी। हो सकता है कुछ महीने बाद अदालत कोई ऐसा फैसला दे जो इस पूरे विवाद की दिशा बदल दे, मगर आज ग्राउंड ट्रूथ यही कहता है, ये मामला सिर्फ आजम खान का नहीं, सिर्फ बुलडोजर का भी नहीं, ये कानून के राज और शिक्षा के अधिकार के बीच भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह संतुलन बनाती है उसकी भी परीक्षा है। अंतिम फैसला अदालत करेगी, मगर उसका असर सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रहेगा। जोहर तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।